हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लीगल लेडी पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्ट इज़ अ ऑप्शन ए सिविल रॉन्ग, ऑप्शन बी क्रिमिनल रॉन्ग, ऑप्शन सी सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका आंसर है ए, दैट इज़ सिविल रॉन्ग। Next question, Ashby versus White is a leading case on option A damnum sine injuria, option B injuria sine damnum, option C ubi jus ibi remedium and option D odi alteram partem। इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज इंजुरिया साइने डैमनम। अभी इंजुरिया साइने डैमनम मीन्स इंजुरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि मिस्टर ए जो था वो वोटिंग करने के लिए गया था, लेकिन उसे वहाँ पर वोटिंग करने नहीं दिया, उसे रिफ्यूज़ किया। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जो कैंडिडेट को वो वोट करना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया, उसका कुछ डैमेज नहीं हुआ, राइट। बट उसे इंजुरी क्या है, मतलब उसका लीगल राइट था, राइट टू वोट, ये उसका लीगल राइट था, वो वॉयलेट हुआ, इसलिए वो क्या है, इंजुरी विदाउट डैमेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन लेड डाउन एज बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द रूल इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ऑप्शन ए फॉल्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कंडीशनल लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर सभी को पता है, राइट। आंसर है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दैट इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अ लीडिंग केस ऑन ऑप्शन ए इंजुरिया साइने डैमनम, ऑप्शन बी कैवेट एम्प्टर, ऑप्शन सी डैमनम साइने इंजुरिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डैमनम साइने इंजुरिया, दैट इज़ ऑप्शन सी। अभी ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था कि एक जो था वो प्रिंसिपल था, मिस्टर ए जो था वो प्रिंसिपल था और मिस्टर बी जो है वो टीचर है। अभी प्रिंसिपल ने बी को वो स्कूल से नौकरी से निकाल दिया। बी जो टीचर था वो स्टूडेंट्स में बहुत फेमस था, अपनी पढ़ाने की मेथड से बहुत पॉपुलर था स्टूडेंट्स में, इसलिए उसने क्या किया, अपना एक स्कूल खोल लिया। अभी बच्चों में वो फेमस था, इसलिए इस स्कूल से उसके स्कूल में सारे बच्चे चले गए। अभी मिस्टर ए जो थे, जो प्रिंसिपल थे, उनको नुकसान हुआ, लेकिन इंजरी कुछ हुई, उनका कुछ लीगल राइट वॉयलेट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए वहाँ पर डैमनम साइने इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजुरी है, मतलब विदाउट वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट है, इसलिए इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डैश ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। ऑप्शन है ए ओनरशिप, ऑप्शन बी पोजेशन, ऑप्शन सी ओनरशिप एंड पोजेशन एंड ऑप्शन डी राइट्स। अभी सेल मीन्स क्या है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम सेलर टू द बायर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट मीन्स। ऑप्शन ए no man can pass a better title than he has, option B let the buyer be aware, option C ignorance of law is not excuse, option D opportunity of hurt should be given। अभी nemo dat caught non habit means no man can pass a better title than he has, मतलब इसका करेक्ट आंसर है ए। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। थीफ है, मतलब चोर है, चोर ने कुछ प्रॉपर्टी चोरी कर ली और वो किसी पर्सन को बेच दी, तो उसका टाइटल कैसा रहा,
क्लियर टाइटल आया उसको? नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो चोर की प्रॉपर्टी ही नहीं थी। इसलिए जब वो किसी और को पास होगी प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफ़र होगी, तो उसका टाइटल भी कैसे रहेगा? डिफेक्टिव टाइटल रहेगा, उसका बेटर टाइटल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैवेट एम्प्टर मीन्स ऑप्शन ए लेट द बायर बी अवेयर, ऑप्शन बी कांट बी एम्प्टी, ऑप्शन सी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी लेट द सेलर बी अवेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कौन बताएगा? वेरी गुड, करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए, कैवेट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ हम लोग परचेज़ करने जाते हैं, ठीक है, तो परचेज़ करने हम लोग जब जाते हैं तो जो शॉप ओनर रहता है वो हमेशा अच्छा ही बताता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर हम उसको लेके जाते हैं। इसलिए वो क्या है? वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर उससे उस चीज़ को अच्छे से परखे। इसमें हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो सब्ज़ी बेचने वाला जो रहता है वो हमेशा अच्छा ही बोलता है, हाँ मैडम जी आप ले लो, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत फ्रेश है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, आप सही में लेके जाओ। लेकिन ये क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे अच्छे से देखूं, परखूं, राइट? इसलिए कैवेट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, मिस्टर ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B rupees 50,000. A put his promise into writing and registered it. This is option A not a contract, option B a contract, option C not valid contract and option D none of the above. नहीं, रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट ये होगा ही ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं होगा? ऑप्शन ए जो आप बता रहे हो वो रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हम लोगों ने देखा है कि एक नॉर्मल रूल है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, ठीक है, मतलब आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ दिया जाता है और वो कैसा है? राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है, तो वो क्या बन जाता है? फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मतलब उसके बेटे को 50,000 रुपीज़ देने के लिए प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस कैसा है? राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है। इसलिए ये क्या बन गया? फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ऑफर्स टू सप्लाई स्टेशनरी एट ₹5,000 बट बी एक्सेप्ट्स इट विथ कंडीशन ऑफ 5% डिस्काउंट। इट इज़ ऑप्शन ए काउंटर ऑफर, ऑप्शन बी स्पेशल ऑफर, ऑप्शन सी क्रॉस ऑफर, ऑप्शन डी स्पेसिफिक ऑफर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, दैट इज़ काउंटर ऑफर। वेरी गुड। देखो, जब हम लोग किसी को ऑफ़र देते हैं, जैसे आप परचेज़ करने जाते हो कुछ, तो वो जो दुकानदार रहता है वो कुछ प्राइस बताता है आपको। सपोज़ उसने बताया 1000 रुपीज़, तो आप लोग क्या बोलते हो? नहीं यार 1000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे करो हम लोग ले लेते हैं, आप 900 ले लो। तो ये क्या होता है? काउंटर ऑफ़र बन जाता है। मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में क्या है? बार्गेनिंग। हम लोग क्या करते हैं? उसे बार्गेनिंग करते हैं, मतलब हम ही उसे और एक ऑफ़र देते हैं, उसे बोलते हैं काउंटर ऑफ़र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्ट कंसिडरेशन इज़ वैलिड इन ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया ओनली, ऑप्शन सी नाइदर इंग्लैंड नॉर इंडिया, ऑप्शन डी बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। इसका ऑप्शन है बी,
आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ इंडिया ओनली, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। इंग्लैंड में सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन को ही कंसिडर किया जाता है और पास्ट कंसिडरेशन को सिर्फ इंडिया में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इम्पॉसिबिलिटी विच अराइजेस subsequent to the formation of contract is called as option A, pre-contractual impossibility, option B, supervening impossibility, option C, post-contractual impossibility and option D, both A and C। थोड़ा सा सोचो। यस, हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मीन्स impossibility subsequent to the formation of contract which arises subsequent to the formation of contract। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अभी मिस्टर ए जो है वो आर्टिस्ट है, सिंगर है। उसने बी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपके थिएटर में 3 दिन तक सिंगिंग का प्रोग्राम करूँगी। उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी पहले 2 दिन तो वो मिस्टर ए जो है वो सिंगिंग का प्रोग्राम कर लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो 1 दिन बचता है उस दिन मिस्टर ए जो है वो बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे वो प्रोग्राम में परफॉर्म करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो मिस्टर बी को इन्फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब उसे इम्पॉसिबल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए उसे बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है आपके ये सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।